हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पोस्ट बिहेवियरिज्म अप्रोच, जो पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडर्न अप्रोच है। तो जनरली आपको हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगता हो मॉडर्न अप्रोचेज़ में बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके में आपको समझाऊं ये टॉपिक। एंड बस आपको क्या करना है, आपको बस इसकी थीम पकड़ना है। जो मेजर इसकी जो जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं ना, जो कीवर्ड्स हैं, उनको समझना है। अगर आपने इसकी जो इम्पॉर्टेंट थीम है वो पकड़ लिया, तो पोस्ट बिहेवियरिज्म आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस। तो मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं इसको जितना सिंपल आपको बना सकूं आपके लिए, उतना मैं सिंपल इसे बनाने की कोशिश करूंगी। बस आपको चीज़ों को समझते चलना है एक स्टोरी की तरीके। ओके। तो पहले ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हो। पोस्ट बिहेवियरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, राइट। तो देखो, बिहेवियरिज्म में हमने क्या समझा था कि मेन जो फोकस दिया गया था या इम्पॉर्टेंट दी गई थी किन चीज़ों को, साइंटिफिक मेथड पे, ऑब्जेक्टिविटी पे या वैल्यू फ्री स्टडी पे। ये मेजर थीम थी बिहेवियरिज्म की, अगर आपने पढ़ लिया हो तो। क्यों बिहेवियरिज्म आया था? क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोचेस बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे थे, वो अनसाइंटिफिक थे, राइट। वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर नहीं थे। तो इसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक स्टडी बनाने के लिए इसमें कुछ इम्प्रूव किए और मॉडर्न अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बिहेवियरिज्म आया, जिसमें फैक्ट पे फोकस किया गया। लेकिन जब धीरे धीरे ये कब की बात है, मिडिल ऑफ द 1960s। लेकिन एंड ऑफ द 1960s जो सिचुएशन थी, जो हमने बिहेवियरिज्म के टाइम पे देखा था, सिविल वॉर चल रहे थे अमेरिका में, आप देखोगे ब्लैक एंड वाइट मोमेंट चल रहा था, वियतनाम का वॉर चल रहा था। तो और जो इसके बाद से जो डिवास्टिंग सिचुएशन दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद सोसाइटी में प्रेजेंट थी, तो ये जो टर्मोइल एंड अनरेस्ट प्रेजेंट था सोसाइटी में, तो पॉलिटिकल साइंस इसका कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। इवन जब हम बिहेवियरिज्म ला दिया हमने, मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हमने स्टडी को साइंटिफिक बनाया, वैल्यू फ्री बनाया, फिर भी जो सोसाइटीज़ की रियलिटीज़ थी, जो प्रॉब्लम प्रेजेंट थी, उनका पॉलिटिकल साइंस सोल्यूशन नहीं दे पा रही थी। सोल्यूशन क्या? कि जैसे ये सिविल राइट्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, गवर्नेंस में क्या सुधार किया जाए, इस तरीके की चीज़ें, राइट। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिश किया कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो मैं कुछ पहले मैं व्यू ले लूँ, फिर मैं इसके मेजर ट्रेट्स जो डेविड ईस्टन ने दिए हैं मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 1960s के एंड तक आते आते जो बिहेवियरल अप्रोच था, इस पर बहुत ज़्यादा अटैक होने लगा, क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। कारण क्या था क्रिटिसाइज़ करने का? क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच था, बीइंग साइंटिफिक अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था जो कॉन्टेम्पररी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी। एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे कि जो सिविल या सोसाइटी में जो अनरेस्ट था, सिविल राइट्स मूवमेंट्स चल रहे थे, वियतनाम वॉर, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टर्मोइल था। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी, उनको डील कर पाने में कैपेबल नहीं थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोल्यूशन नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ उस टाइम के मेजर स्कॉलर्स जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, अटैक किया बिहेवियरल अप्रोच पे, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे लियो स्ट्रस। तो लियो स्ट्रस का इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कराई थी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी, इन 1957, जिसमें इन्होंने ये बात की कि जैसे जैसे बिहेवियरलिज्म आया है सिनेरियो में, पॉलिटिकल थ्योरी में क्राइसिस आ गई है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अभी हमारा मेन फोकस हो रहा है साइंटिफिक मेथड्स पे। मेथडोलॉजी चेंज हुई थी ना जब मॉडर्न अप्रोचेस आए थे, कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस की मेथडोलॉजी वैल्यू बेस्ड थी, अनसाइंटिफिक थी। बिहेवियरल अप्रोच में मेथडोलॉजी चेंज की गई और साइंटिफिक मेथडोलॉजी, साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स अडॉप्ट किए गए, फैक्ट पे फोकस किया गया, वैल्यू को इग्नोर किया गया। तो इन सब चीज़ों से लियो स्ट्रॉस का कहना था कि पॉलिटिकल क्राइसिस आई सोसाइटी में।
पॉलिटिकल थ्योरी में। और इसकी वजह से जो नॉर्मेटिव इश्यूज़ थे, नॉर्मेटिव इश्यूज़ जो जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो लिबर्टी से रिलेटेड हों या जस्टिस से रिलेटेड हों या फ्रीडम से रिलेटेड हों, राइट, इस तरीके के जो नॉर्मेटिव इश्यूज़ थे इनके लिए पॉलिटिकल साइंस सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो कॉन्टेम्पररी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, सिविल अनरेस्ट या सिविल जो मूवमेंट्स चल रहे थे, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जा पा रहा था। तो इनका मानना ये था कि अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को रिलेवेंट बनाना है तो हमें जो पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। गेटिंग इट। सेकेंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं सेल्डॉन वॉलिन, इनकी बुक पब्लिश हुई थी पॉलिटिकल थ्योरी एज अ वेकेशन। मतलब इन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला एस्पेक्ट है वो वेकेशन में चला गया, छुट्टियां मना रहा है, जस्ट लाइक दैट ना, कि मतलब कोई काम का नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हमने जो साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक टूल्स, ऑब्जेक्टिविटी अडॉप्ट कर ली है, इसकी वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी कैसे बिल्डअप करेंगे? भाई पॉलिटिकल थ्योरी में जो हम इश्यूज़ डील कर रहे हैं वो तो ह्यूमन बीइंग के लाइफ से रिलेटेड है, वो नॉर्मेटिव इश्यूज़ हैं, और नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज़ को हम डील कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव मैनर में। तो ऐसे क्या है, वो रेलेवेंट नहीं हो रहा है ना, सब्सटेंस कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन, जो बिहेवियरल अप्रोच को जिन्होंने खुद डेवलप किया था, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि जो बिहेवियरल अप्रोच में हमने जो प्योर साइंस बना दिया है, मतलब वैल्यू न्यूट्रल बना दिया है ना, सिर्फ हमने साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स पे फोकस किया है, फैक्ट पे फोकस किया है, इसकी यही कारण है कि जो बिहेवियरल अप्रोच फेल रहा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जो सोसाइटी की जो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, जैसे सिविल वॉर, वियतनाम वॉर, या सिविल अनरेस्ट जो चल रहा था, ब्लैक वाइट मूवमेंट चल रहे थे, जो मैं बार बार एग्जांपल्स यूज़ कर रही हूँ, इनके जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने में फेल रहा है बिहेवियरल अप्रोच। ये खुद डेविड ईस्टन ने रिकॉग्नाइज किया, जिन्होंने बिहेवियरल अप्रोच को डेवलप किया था। ओके, तो ये जो आप अपने एग्ज़ाम्स में इन स्कॉलर्स के नाम ज़रूर मेंशन करोगे, राइट। अब आपको इस बैकग्राउंड समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी बिहेवियरल अप्रोच में, जिसकी वजह से हमें जो बिहेवियरल अप्रोच की जो ये प्रॉब्लम्स, ये जो लिमिटेशंस थी, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी। एक कहानी समझ में आ गई ना, बैकग्राउंड। तो अगर आपको अब कहानी समझ में आ गई तो हम फर्दर चलते हैं कि अब इन प्रॉब्लम्स को जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव अब क्या रहा कि नहीं, एनी हाउ हमें पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट बनाना है, पॉलिटिकल साइंस की जो यूटिलिटी है उसे इस्टेब्लिश करना है। यूटिलिटी क्या है? मतलब कि पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करे, राइट। तो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी तो हमें क्या करना होगा? जो लिमिटेशंस हैं बिहेवियरलिज्म में, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन प्रोवाइड करने में फेल हो रही है, उन्हें हमें रिमूव करना होगा, उस पर हमें इम्प्रूव करना होगा। तो नेक्स्ट क्या आया? पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब ये ध्यान रखना है कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म कोई एक नया अप्रोच नहीं था एकदम से, ना ही पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने ये कहा कि हमें वापस जाना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। तो ये दोनों काम नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरत है कि जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच था ये एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच में भी नहीं चला गया वापस, और ना ही कोई एकदम नया से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कोई एकदम से रिप्लेस कर दिया बिहेवियरल अप्रोच को। पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच ने जो बिहेवियरल अप्रोच की मेरिट्स थी उनको रिकॉग्नाइज़ किया, एक्नॉलेज किया, और साथ में जो लिमिटेशंस थी उस पर इम्प्रूवमेंट किया, उसमें चेंजेस किए, और जो कंसर्न फॉर वैल्यूज़ था कि वैल्यूज़ को भी हमें रखना चाहिए अलोंग विद द फैक्ट, इस चीज़ को री इंट्रोड्यूस किया। ओके, ये मेन कहानी है आपकी।
तो अब अगर हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगी अलोंग विद द सिविल वॉर या वियतनाम वॉर या जो सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे। न्यूक्लियर वॉर का जो थ्रेट था, आपको देखोगे कोल्ड वॉर का समय था ये, तो न्यूक्लियर रेस चल रही थी आपका यूएसए ब्लॉक जो था एंड यूएसएसआर ब्लॉक के बीच में। देन हंगर, पॉवर्टी, डिजीज़, ये आर्म रेस, तो ये सारे जो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट थे इस पर रिसर्च करना शुरू किया, इंक्वायरी करना शुरू किया। तो अब इसके लिए नए अप्रोच, नई मेथडोलॉजी की ज़रूरत थी। तो ये सारे नॉर्मेटिव इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि हम फैक्ट के साथ साथ वैल्यूज़ को भी जगह दें। तो इस डीप सेटिस्फेक्शन जो बिहेवियरल अप्रोच के साथ था, ये फर्दर हमें ले जाता है कहाँ पर, टू इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स ऑफ द पोस्ट बिहेवियलिज्म। अब पोस्ट बिहेवियलिज्म में दो इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स बहुत पॉपुलर है, इम्पॉर्टेंट भी है, आपको एग्जाम में ये मेंशन करना है। अब पोस्ट बिहेवियलिज्म में फोकस किया जाएगा रेलेवेंस एंड एक्शन में। बिहेवियलिज्म में किस चीज़ पे फोकस किया गया था? फैक्ट पे, राइट, साइंटिफिक टूल्स पे, वेरिफिकेशन में, ऑब्जेक्टिविटी में। अब पोस्ट बिहेवियलिज्म में इसमें इम्प्रूवमेंट करके, मॉडिफिकेशन करके फोकस कहाँ हो रहा है? रेलेवेंस पे, एक्शन में। अब रेलेवेंस और एक्शन का मीनिंग क्या है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि आपको थोड़ा और आसान हो जाए पोस्ट बिहेवियलिज्म को समझना। तो समझते हैं पहले रेलेवेंस। चीज़ें हम कहते हैं ना कि आप ट्रेंड समझते हो, जैसे आप सोशल मीडिया के ज़माने में हो, आप आज हम लोग कहते हैं ना ट्रेंड में चल रहा है, ये फैशन ट्रेंड में चल रहा है, या ये गाना ट्रेंड में चल रहा है, ये मूवी ये रील ट्रेंड पे चल रही है, ऐसा चलता है ना। तो ये रेलेवेंट है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे, राइट। तो रेलेवेंस का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो रियलिटीज़ थी हमारे उस टाइम सोसाइटी से, उससे लिंक्ड हो, राइट, रिलेटेड हो। ओके तो अब उस टाइम की जो सोसाइटी की रियलिटीज़ क्या थी कि बहुत सारी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट थी, बट पॉलिटिकल साइंस उनका ध्यान उन प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं था, उन रियलिटीज़ की तरफ नहीं था, क्योंकि वो वैल्यू बेस्ड है कहीं ना कहीं। ओके अब मेन जो बिहेवियलिज्म में जहाँ पर फोकस किया गया था फैक्ट पे, पॉलिटिकल साइंस तो मेन फोकस कहाँ कर रही थी? पॉलिटिकल साइंस को ऑब्जेक्टिव बनाने में, पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाने में। ओके तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच को सपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना था कि पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट बनाया जाए। अगर रेलेवेंट बनाया जाए तभी तो रियलिटीज़ को समझा जा सकता है, तभी तो आप उन जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में, उनका सोल्यूशन तभी तो प्रोवाइड कर पाएंगे आप। ओके अब एक्शन का मतलब है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको प्रैक्टिकल बनाया जाए, राइट। प्रैक्टिकल मतलब जो थ्योरी हम बिल्डअप करें उसको अप्लाई किया जा सके सोसाइटी में, तभी तो आप जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड मतलब ऐसी थ्योरी बनाई जाए, ऐसी थ्योरी प्रोवाइड की जाए पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा जिसको एक्शन में लिया जा सके और सोसाइटी में अप्लाई किया जा सके। ओके अब जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट जो चल रहे थे, तो हमें इस चीज़ की जो थ्योरी बिल्डअप की जाए, थ्योरी सिर्फ साइंटिफिक ना हो, थ्योरी सिर्फ ऑब्जेक्टिव इन नेचर ना हो, या वेरीफाई केवल ना किया जा सके, उसका कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए ना, उसकी जो एप्लीकेशन होनी चाहिए सोसाइटी में, कि उस थ्योरी को हम अप्लाई करके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकें, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो रेलेवेंस एंड एक्शन, दीज वर द ट्विन स्लोगन्स ऑफ द पोस्ट बिहेवियलिज्म। ओके और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी आपको कि पोस्ट बिहेवियलिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि हम वापस से ट्रेडिशनल अप्रोच में चले जाएं जहाँ पर वैल्यू को फोकस किया जा रहा था, और जब इसके बदले पोस्ट बिहेवियलिज्म का मतलब ये था कि जो बिहेवियलिज्म की मेरिट्स हैं उनको ले लो, और जो लिमिटेशंस हैं उनको इम्प्रूव करो, सुधार करो, और उसको लाकर एक रेलेवेंट एंड एक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिकल साइंस अप्रोच प्रोवाइड करो। ओके तो अब ये बैकग्राउंड स्टोरी अगर आपको समझ आ रही हो, तो मैं ये मेजर जो 7 ट्रेट्स हैं, मतलब मेजर 7 एलिमेंट्स हैं
पोस्ट बिहेवियरिज्म के, उन पर बात करना चाहूँगी कि भाई अब इतनी सारी चीज़ें हम समझ गए ना कि अब पोस्ट बिहेवियरिज्म को अगर हमें रेलेवेंट बनाना है, एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो डेविड ईस्टन ने ये 7 जो आप कह सकते हो फीचर्स कह सकते हो, इन्हें कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, एलिमेंट्स कह सकते हो, जो डेविड ईस्टन के द्वारा दिए गए कि पोस्ट बिहेवियरिज्म में क्या होना चाहिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे। तो पहला रेलेवेंट रिसर्च, कि मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो इंक्वायरीज हो, जो रिसर्च हो, राइट, जो फाइंडिंग्स हो वो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट का मतलब है कि प्रेजेंट जो कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में जिस तरीके की पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे रिलेटेड हो। ओके, देन था एक्शन ओरिएंटेड, वही सेम कि जो फाइंडिंग्स प्रोवाइड की जाए, जो रिसर्च प्रोवाइड किया जाए, राइट, चाहे वो साइंटिफिक हो, ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो, बट उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए सोसाइटी में, वो इस लायक हो कि उसको सोसाइटी में अप्लाई किया जा सके। देन सब्सटेंस ओवर टेक्निक्स, नेक्स्ट मतलब टेक्निक्स, जैसे कि बिहेवियरिज्म में टेक्निक्स, वो भी साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स पे फोकस किया गया था ना। तो पोस्ट बिहेवियरिज्म में बात की गई कि हमें क्या करना है, हमें सब्सटेंस पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है एज कंपेयर टू टेक्निक्स। टेक्निक्स बुरी नहीं है, लेकिन हमें सब्सटेंस को मैटर देना है। सी, सब्सटेंस को आप इम्पॉर्टेंस दोगे, फोकस करोगे, तभी आप रेलेवेंट रिसर्च प्रोड्यूस कर पाओगे। सब्सटेंस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जैसे जो इश्यूज प्रेजेंट हैं सोसाइटीज़ पे, उस पर रिसर्च करना। ओके, नेक्स्ट है चेंज ओरिएंटेशन। अब चेंज का मतलब ये है कि हमें जो सोसाइटी की जो सिचुएशंस है ना, उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है, इम्प्रूव करना है। इट इज़ जस्ट लाइक ना कि जैसे मान लीजिए आप की सिचुएशन, जब हमारी सिचुएशन वर्स्ट होती है तो हम ऐसे एक्शन, ऐसे एफर्ट्स लेते हैं, ऐसे वेज, ऐसे तरीका ढूंढते हैं, ऐसे रास्ते बनाते हैं कि हम अपनी इस वर्स्ट सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें, राइट, इसमें इसको और बेहतर कर सकें, बेटर कर सकें। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा चेंज ओरिएंटेशन, और ये चेंज रहेगा कि जो सोसाइटीज़ हैं उनमें पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, जैसे कि पॉवर्टी को अबॉलिश करना है कहीं ना कहीं, राइट, हमें जो फूड सिक्योरिटी है उसे इम्प्रूव करना है, जो लोगों के सिविल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, सेफगार्ड करना है। ओके, देन नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज अ क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल। अब क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल का ये मतलब है कि जो आपकी थिंकिंग है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है, प्रॉज एंड कॉन्स, और हर तरीके से आपको पूरी तरीके से रिसर्च करना है जो इश्यूज़ हैं, देन उनका जो रेलेवेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। देन वैल्यू लेड इन रिसर्च, मतलब हमें रिसर्च को एकदम साइंटिफिक बनाकर फैक्ट बेस्ड नहीं बनाना है, क्योंकि हम नॉर्मेटिव इश्यूज़ और सब्सटेंस को लेकर जब चल रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यूज़ को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर हमेशा वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है, राइट। ह्यूमन बिहेवियर बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस होता है, और कहीं ना कहीं वैल्यूज से आप वो इन्फ्लुएंस होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में जब मैं बिहेवियरिज्म डिस्कस करी थी तो मैंने वोटिंग बिहेवियर का डिस्कसन किया था कि क्या वोटिंग बिहेवियर को आप वैल्यू न्यूट्रल तरीके से समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो ना, कि कहीं ना कहीं जब हमारे सिटीजन्स वोट देने जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा या हर एक इंडिविजुअल, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के जो सब कॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन या हमारी सोसाइटी, हमारा एरिया, हमारा रीजन, जो हमारा क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को ये इम्पैक्ट करती हैं। तो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कभी भी वैल्यू न्यूट्रल या हमेशा वैल्यू न्यूट्रल नहीं रह सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन मतलब पॉलिटिकल डेविड ईस्टन ने इसे फर्दर एक्सप्लेन किया कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का प्रोफेशन क्या है, काम क्या है, बिजनेस क्या है, जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में उनका सलूशन प्रोवाइड करना, रेलेवेंट रिसर्च करना। तो हमें इस प्रोफेशन की यूटिलिटी को रीइस्टैब्लिश करना है, क्योंकि बिहेवियरिज्म में हमने फोकस कर दिया रिसर्च को साइंटिफिक बनाने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में या वैल्यू फ्री स्टडी करने में,
जो पॉलिटिकल फिनोमेनाज हैं इनका। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का प्रोफेशन का जो मेन काम था ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। तो हमें उसे री इस्टेब्लिश करना है, री इंट्रोड्यूस करना है। तो होप सो इसे कहते हैं क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, राइट। ये 7 मेजर एलिमेंट्स जो डेविड ईस्टन ने दिया, ये 7 एलिमेंट्स आपका पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच को डिफ़ाइन करते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप अपने एग्ज़ाम में लिखो, इस तरीके के फ़्लो चार्ट बनाना और फिर इसके बाद 1 बाय 1 इन 7 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने ऑलरेडी किया है यहाँ पर। ये सिर्फ आपके ये कंटेंट है आपको राइटिंग्स के लिए, वर्ड्स में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। यहाँ से आप कंटेंट फर्दर ले सकते हो कि इन पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करो। और एक चीज़ ज़रूर करना आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में कि इस तरीके का फ़्लो चार्ट बनाना और उसके बाद से 1 बाय 1 जो ये एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे एक्सप्लेन करना। आप देखना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने ये वही सारे 7 एलिमेंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो और अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लिख सकते हो। ओके, तो होप सो कि आज का जो ये लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा गाइस। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसको सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ। डू कमेंट बिलो कि आपको कैसा लगा और क्या आपको पोस्ट बिहेवियरिज्म समझ में आया कि क्या कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जब मुझे याद है मैं भी पहली बार जब पढ़ रही थी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो ये क्या मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये है क्या पोस्ट बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म तो थोड़ा बहुत तब भी समझ में आ जाता है, वो जो 8 टेक्निक्स या 8 पॉइंट्स जो डेविड ईस्टन ने दिया है उनके आधार पर बस, बट पोस्ट बिहेवियरिज्म नहीं समझ में आता था। बट आज मुझे लगता है कितना आसान है ये। क्यों आसान है? क्योंकि आप थीम को समझ लो। मैं लास्ट में अब समराइज़ करना चाहूँगी ये पूरे लेक्चर को। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या समझना था कि जो बिहेवियरिज्म है उसमें क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से पोस्ट बिहेवियरिज्म को लाना पड़ा। तो कमियां क्या थी कि वो पूरी तरीके से साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू फ्री स्टडी थी बिहेवियरिज्म में, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस रेलेवेंट नहीं रह गई थी, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रह गई थी। और यही कारण था कि बिहेवियरल अप्रोच फेल हो रहा था सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स, उनको एड्रेस करने में। इतनी कहानी समझ आई। तो अब ज़रूरत थी इन लिमिटेशन को दूर किया जाए। तो लिमिटेशंस क्या क्या थी कि हमें अब रिसर्च को रेलेवेंट बनाना होगा, रिसर्च को हमें एक्शन ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड बनाना होगा, वैल्यू लेडन रिसर्च करना होगा, राइट, क्रिटिकल इंटेलेक्चुअलिटी लाना होगा, राइट, चेंज ओरिएंटेशन लाना होगा, एक्शन ओरिएंटेड लाना होगा, सब्सटेंस को ध्यान देना होगा। ये सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, तभी हम अप्रोच को कहीं ना कहीं रेलेवेंट और यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये समझ में आया कि क्यों एग्जिस्टेंस में आया और क्या क्या हमने चेंजेस किए। ओके, अब इसमें नाम क्या स्कॉलर्स के ध्यान रखने हैं, आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं, और हो सके तो इनकी बुक को, इनके स्टेटमेंट, जो इनकी फाइंडिंग्स हैं उसको मेंशन करना, जिसकी वजह से आप जस्टिफाई कर पाओगे अपने स्टेटमेंट को कि हाँ ज़रूरत थी कि जो बिहेवियरल अप्रोच है उसमें चेंज किए जाएं और पोस्ट बिहेवियरिज्म को स्टैब्लिश किया जाए। एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर देना सिविल वॉर का या सिविल राइट्स मूवमेंट्स का, वियतनाम वॉर या न्यूक्लियर वॉर या आर्म रेस जो उस समय कोल्ड वॉर के टाइम चल रही थी, हंगर, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों को मेंशन करना है एग्ज़ाम्पल्स के रूप में। तो इस तरीके से समराइज़ कर दिया है मैंने। और लास्ट में कंक्लूड क्या करोगे कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म था ये कोई न्यू रिवोल्यूशन नहीं था, कोई एकदम से रिप्लेस नहीं किया बिहेवियरिज्म को। इसने बिहेवियरल अप्रोच के जो मेरिट्स थे उनको एक्नॉलेज किया और साथ में इसकी लिमिटेशन को एड्रेस करके इसे रेलेवेंट एंड एक्शन ओरिएंटेड बनाया। गॉट इट? तो अभी होप समझ में आया आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। और इन सारे वीडियोस को से अपडेट रहने के लिए प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी।
and see you in the next video. Bye bye, take care.